दोस्तों, इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार इंसान का दिमाग है, जो बिना कुछ किए बहुत कुछ कर सकता है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हमें शिकागो में 1956 का समय दिखाया जाता है। एक टेलर मास्टर जिसका नाम लियोनार्ड है अपनी शॉप में आते हैं और आकर अपनी शॉप की सफाई करते हैं और उसके बाद अपने औजार सेट करते हैं और फिर वो अपने लिए एक कॉफी बनाते हैं। तभी वहाँ पर मेबल नाम की एक लेडी आती है जो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है। वहाँ टेलर के रूम में एक लेटर बॉक्स भी लगा था जिसके अंदर अलग अलग लोग आकर लेटर्स डाल दिया करते थे, लेकिन टेलर मास्टर को इससे कोई मतलब नहीं था। तभी वहाँ पर एक हैंडसम नौजवान आता है जिसका नाम रिची है। वो यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए लेटर्स को लेने आया था। फिर वो कहता है कि इतना शानदार सूट क्या तुम मेरे डैड के लिए बना रहे हो? टेलर कहता है नहीं, ये किसी और के लिए है। तभी रिची का साथी फ्रांसिस उसे एक लेटर दिखाता है जिसके ऊपर एक आउटफिट का निशान बना हुआ था। फिर रिची टेलर को बाहर जाने के लिए कहता है और टेलर वहां से बाहर जाकर गेट बंद कर देता है। फिर मेबल टेलर से पूछती है कि आपने सारी दुनिया घूमी है, लेकिन क्या आपको यही जगह मिली थी अपनी शॉप खोलने के लिए? टेलर कहता है क्यों, क्या बुराई है इस जगह में? वो कहती है यहाँ पर गैंगस्टर आते हैं। टेलर कहता है ये तो सब जगह होते हैं, बस मेरे पास एक कैंची और तुम्हारे जैसी असिस्टेंट होनी चाहिए, मैं कहीं भी ये काम कर सकता हूँ। फिर रिची और फ्रांसिस वहाँ से चले जाते हैं। फिर मास्टर का काम में हाथ बटाते समय मेबल कहती है कि मुझे रिची बिल्कुल पसंद नहीं है। मास्टर जी कहते हैं कि ये हमारा कस्टमर है और कस्टमर चाहे शरीफ हो या गैंगस्टर, कस्टमर कस्टमर होता है। दरअसल मास्टर उसे अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन वो लंदन जाकर सेटल होना चाहती थी। फिर मेबल भी वहाँ से चली जाती है। फिर मास्टर जी अपना काम फिनिश करने लगते हैं और डिनर करके रात को वहीं काम करते करते सो जाते हैं। फिर आधी रात को गेट खुलने की आवाज से मास्टर जी उठ जाते हैं। वहाँ पर मेबल और रिची आए थे। उन दोनों का अफेयर भी चल रहा था और उनकी बातों से ये भी क्लियर हो गया था कि रिची उससे कुछ भी नहीं छुपाता था, लेकिन मेबल टेलर मास्टर की खूब रिस्पेक्ट किया करती थी। तभी उनकी बात सुनते समय टेलर के हाथ से एक रिंग नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर वे दोनों उसे अंदर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन टेलर अपनी जगह पर जाकर सोने का नाटक करने लगता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मेबल फिर से तैयार होकर वहाँ आती है और रोजमर्रा की जिंदगी वैसे ही शुरू हो जाती है। लोग आते हैं, माप देते हैं और चले जाते हैं। हर रोज की तरह वहाँ पैकेट आते हैं और रिची आकर उनको ले जाता है, लेकिन मास्टर जी अपना काम बखूबी निभा रहे होते हैं, जैसे उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उस रात फिर से कोई आता है और दरवाजा खटखटाता है और जब मास्टर जी दरवाजा खोलते हैं तो रिची और फ्रांसिस अंदर आते हैं। उस समय रिची को गोली लगी थी और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। फिर फ्रांसिस रिची को अंदर लेकर चलता है ताकि उसकी गोली को निकाल सके। मास्टर जी उनके लफड़े में पड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको उन दोनों की मदद करनी पड़ती है। फिर फ्रांसिस बताता है कि पुलिस और बहुत सारे गुंडे इस ब्रीफ केस के पीछे पड़े हैं, बेहतर होगा कि ये किसी के हाथ ना लगे, वरना यहाँ गोलीबारी होगी। मास्टर जी कहते हैं समझ गया। फिर फ्रांसिस जाकर रिची के डैड को फोन करता है और बताता है कि हम पर हमला हुआ है और रिची को गोली लगी है। फिर फ्रांसिस रिची को कहता है कि तुम्हारे पापा यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनको समय लगेगा। मास्टर जी बताते हैं कि गोली रिची के पेट से आर पार हो गई है, इसलिए इसका खून बहने के कारण इसकी मौत भी हो सकती है। इसके जख्म को सीना पड़ेगा, इसलिए किसी डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन फ्रांसिस कहता है नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, इस जख्म को तुम सियोगे। मास्टर जी मना कर देते हैं, लेकिन फ्रांसिस उन्हें गन दिखाकर ऐसा करने के लिए कहता है। फिर मास्टर जी अपनी सुई में धागा डालते हैं और रिची कहता है कि अबे सालो, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे पेट के साथ? फिर फ्रांसिस उसको टाइटली पकड़ लेता है और मास्टर जी उसके पेट पर अपनी कलाकारी दिखाते हैं। गोली उसके पेट से आर पार हो गई थी, इसलिए वो उसकी कमर में भी टांगे लगाते हैं। फिर मास्टर जी अपना हाथ धोकर वहाँ आते हैं। फ्रांसिस उन्हें कहता है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा, तब तक तुम इस टेप का ख्याल रखना। पुलिस भी इसके पीछे है और गैंगस्टर भी। ये सीबीआई वालों का नया गैजेट है, इसके अंदर आवाज रिकॉर्ड होती है। चाहे गुंडे आए या पुलिस, तुम खुद उनसे निपटोगे और मेरे आने पर मुझे ये टेप नहीं मिली तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। बेचारे मास्टर जी इस झंझट में फंसते ही जा रहे थे। फिर मास्टर जी अपने काम में लग जाते हैं और रिची वहां आकर उनका धन्यवाद करता है। मास्टर जी उससे पूछते हैं कि आपकी फैमिली के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कौन है वो खबरी? आपको किसी पर तो शक होगा। रिची पूछता है तुम्हें ये सब किसने बताया? मास्टर जी बोले कि फ्रांसिस ऐसा कुछ बोल रहा था कि इस टेप के अंदर कोई खुफिया जानकारी है, इसलिए वो इस टेप को चलाने के लिए मशीन लेने गया है। फिर रिची कहता है मुझे नहीं पता। मास्टर जी कहते हैं कि क्या आपको पता है, मैं ही हूँ वो खबरी। FBI ने यहीं पर वो माइक लगा रखे हैं। यह सुनकर पहले तो रिची को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो हंसने लगता है
और कहता है कि इतना अच्छा मजाक कर लेते हो। मास्टर जी कहते हैं क्यों, मैं नहीं हो सकता। रिची कहता है शक्ल देखी है तुमने अपनी। फिर मास्टर जी कहते हैं कि उम्मीद है तुम्हारा कजन फ्रांसिस ठीक होगा। रिची कहता है वो मेरा कजन नहीं है, मेरे पिता को फालतू कुत्तों को उठाकर घर पे लाने का शौक है, खासकर उनको जिनके दांत नुकीले होते हैं। इतने में वहाँ पर बेल बजती है और टेलर मास्टर जी अपना दिमाग चलाते हैं। वो रिची को फ्रांसिस के खिलाफ और फ्रांसिस को रिची के खिलाफ भड़का देते हैं। जब फ्रांसिस अंदर आता है तो रिची को कहता है कि मैं ये टेप लेकर जा रहा हूँ। मैंने एक इलेक्ट्रिक शॉप का पता लगाया है जिनके पास ये टेप सुनने की मशीन है, लेकिन रिची कहता है मेरे फादर को आ जाने दो, फिर हम इकट्ठा ही चलेंगे। फ्रांसिस कहता है कि तुम्हारे पिता की जान को खतरा है, मैं उनको अपना पिता समझता हूँ, इसलिए मुझे भी उनकी चिंता है। रिची कहता है तुम्हारे पिता सड़क पर टमाटर बेचते हुए मर गए। फ्रांसिस कहता है मुझे ये टेप दे दो और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। फिर छीना झपटी में ब्रीफकेस दूर जाकर गिरता है और खुल जाता है। उसके अंदर कोई टेप नहीं थी। फिर रिची को लगता है कि फ्रांसिस ने उस टेप को निकालकर पहले ही छुपा दिया, इसलिए वो उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन फ्रांसिस को लगता है कि रिची ने वो टेप कहीं पर छुपा दी है। फिर मास्टर जी के पैर से थोड़ा शोर होता है और रिची का ध्यान भटक जाता है। इतने में फ्रांसिस अपनी गन निकालता है और रिची को शूट कर देता है और आगे जाकर उसे एक और गोली मार देता है। फिर वो टेप ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पर रिची के डैड की कार आ जाती है और फ्रांसिस मास्टर जी को कहता है कि बक्सा खोलो और उसके अंदर इसकी बॉडी को डालो, वरना मुझे 2 लाशें छुपानी पड़ेगी। फिर फ्रांसिस कहता है कि तुम जाकर उसके डैड को बातों में उलझाओ और मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। दरवाजा खोलने पर रिची का डैड रॉय अंदर आता है और कहता है कि तुमसे मिलकर हमेशा ही खुशी होती है। फिर वो पूछता है कि वे दोनों कहाँ हैं। टेलर अंदर की तरफ इशारा करता है। फिर वहाँ फ्रांसिस आता है। रॉय कहता है कि तुमने पहले मेरी जान बचाई और फिर मेरे बेटे की, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। फिर वो रिची के बारे में पूछता है। फ्रांसिस कहता है कि वो तो आपके पास गया था वो टेप लेकर, मैं उसके साथ जाने वाला था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि तुम हमारा यहीं पर वेट करो, मैं अपने डैड के साथ तुम्हें लेने आऊंगा। फिर रॉय बाहर जाकर अपने आदमियों को फोन करके पूछता है क्या रिची घर आया है। वे बताते हैं नहीं और अंदर रॉय का बॉडीगार्ड उसी बॉक्स के ऊपर बैठ जाता है जिसके अंदर रिची की लाश पड़ी थी। उस समय फ्रांसिस और टेलर की फटी पड़ी थी। फिर जब रॉय अंदर आता है तो फ्रांसिस उसे कहता है कि चलो हम बाहर जाकर उसे ढूंढते हैं और हमें मास्टर जी को भी घर जाने देना चाहिए, इन्होंने हमारी खूब मदद की है। लेकिन रॉय कहता है तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि मेरे आदमियों का फोन यहीं पर आएगा और मेरे बेटे को वापस लेकर ही लौटना। फिर मास्टर जी अपना काम करने लगते हैं और रॉय पूछता है कि तुमने लंदन क्यों छोड़ा। मास्टर जी कहते हैं कि वहाँ पर ब्लू जीन्स का हमला हो गया था और मैं ठहरा कोट पैंट सिलने वाला, तो मुझे लंदन छोड़ना ही पड़ा। मैं वहाँ से एक कैंची लेकर यहाँ पर आया था, मेरी कैंची ने मेरा हर पल मेरा साथ दिया है। रॉय कहता है कि हमारे पास हमेशा 2 चॉइस होती है, मैंने कैंची की जगह इस गन को चुना। जैसे तुम कटाई के बाद फालतू कपड़ा बाहर फेंक देते हो, उसी तरह मैं मर्डर करने के बाद लाशें बाहर फेंक देता हूँ। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिची का कोट तुम्हारे पीछे टंगा है, वो इसे पहने बिना बाहर नहीं जा सकता और वो भी दिसंबर के महीने में, इसलिए मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। टेलर मास्टर कहते हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। फिर रॉय अपने आदमी को बुलाता है और कहता है कि मेरे 5 गिनने तक अगर ये अपना मुंह ना खोले तो इसकी खोपड़ी उड़ा देना। मास्टर कहता है कि मुझे फ्रांसिस ने मुंह खोलने से मना किया है। मास्टर जी बताने ही वाले थे, इतने में वहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है और उसके साथ मैबल भी थी। तभी रॉय कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब मास्टर बेचारा फंस गया था क्योंकि मुंह खोलता तो फ्रांसिस उसे मार देता, अगर चुप रहता तो रॉय का आदमी उसे मार डालता। फिर टेलर बताता है कि फ्रांसिस ने आज शाम ला फोंटेन के 4 आदमियों को गोली मार दी, लेकिन रिची ने एक भी गोली नहीं चलाई, इसलिए वो शर्मिंदा थे और बोले कि मैं ला फोंटेन को मार के ही लौटूंगा। और उन्होंने जाते समय मुझे और फ्रांसिस को कसम दी कि ये बात हम आपको ना बताएं। फिर रिची कहता है कि वो यहाँ से निकलकर जरूर इसके घर गया होगा क्योंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कहती है मैं नहीं हूँ, लेकिन मॉन्क कहता है कि हाँ ये है, मुझे भी पता है। फ्रांसिस कहता है कि जब मैं रिची को ढूंढते हुए इसके घर गया तो कारपेट पर बहुत सारा खून देखा। फिर रॉय उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है कि मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है। वो कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन फ्रांसिस सारे इल्जाम इसके ऊपर ही डाल रहा था। फिर टेलर मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं इसे बहुत पुराना जानता हूँ, इसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रॉय कहता है मॉन्क इसे पीछे के कमरे में ले जाओ और मास्टर को कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रूम की सफाई मैं करवा दूंगा। फिर टेलर वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि हिलो मत, तुम बाहर नहीं जा सकते।
तभी रॉय भी वहाँ आ जाता है। टेलर कहता है कि मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकता। इतने में वहाँ पर फोन बजता है। रॉय कहता है फोन उठाओ, और टेलर इस तरह नाटक करता है जैसे फोन पर रिची बात कर रहा हो। फिर टेलर रॉय को बताता है कि रिची एक बिल्डिंग में फंसा है और उसने एड्रेस दिया है और कहा है कि मेरे पिता को जल्दी से जल्दी वहां पर भेज दो ताकि वो मुझे वहां से ले जाएं। फिर रॉय वहां पर जाने लगता है, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि मैं यहीं पर रुककर इन दोनों पर नजर रखूंगा, कहीं ये हमारे जाने के बाद पुलिस को फोन ना कर दे। रॉय कहता है ठीक है। फिर फ्रांसिस उन दोनों के पास आता है और कहता है कि या तो हम दोनों मिलकर इस लड़की को मार दें या मैं अकेला तुम दोनों को मार देता हूँ। फिर मास्टर जी अपना तेज दिमाग चलाते हैं और कहते हैं कि ये ला फोंटेन को फोन करेगी और उसे बताएगी कि रॉय अपने आदमियों के साथ उस बिल्डिंग में गया है। फ्रांसिस पूछता है ये क्यों बताएगी। मास्टर जी कहते हैं क्योंकि यही खबरी है। रिची अपनी सारी बातें उसको बताता था और यही पैसों के लालच में सारी खबर ला फोंटेन को दे देती थी क्योंकि इसको लंदन जाना है। फिर फ्रांसिस पूछता है कि टेप भी जरूर इसके पास होगी। मास्टर जी कहते हैं नहीं, वो मेरे पास है। फिर मास्टर कहता है कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ला फोंटेन को फोन नहीं किया गया तो रॉय अपने बेटे को ढूंढे बिना ही यहाँ पर वापस आ जाएगा और हम तीनों को ही मार डालेगा। इसलिए मरने से अच्छा है कि ला फोंटेन के आदमी रॉय और उसके आदमियों को मार दें और तुम टीम लीडर बन जाओ। फिर मेबल जाकर ला फोंटेन को फोन करती है और उसे रॉय के बारे में बता देती है और उस टेप के बदले बहुत सारे पैसे डिमांड करती है। फिर वापस आकर वो पूछती है कि रिची कहाँ है। फिर टेलर उसे रिची के दर्शन कराता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर गाड़ी की आवाज आती है। फ्रांसिस कहता है कि मैं अंदर जाकर छिपता हूँ और तुम जो भी हो उसे यहीं पर संभाल कर रखना। अगर मामला बिगड़ता दिखा तो मैं अंधाधुंध गोलियां बरसा दूंगा। दरवाजा खुलते ही ला फोंटेन अंदर आती है। वो अंदर आकर पैसों का बैग टेबल पर रख देती है और कहती है कि मुझे वो टेप दे दो। मास्टर जी समझ जाते हैं कि अगर ये टेप लेकर यहाँ से चली गई तो फ्रांसिस दोनों को मारकर पैसा ले जाएगा। इसलिए मास्टर जी कहते हैं कि मैडम जब तक आप पैसे नहीं देंगी हम टेप नहीं देंगे, और इशारा करके बता देता है कि अंदर एक गन लेकर आदमी खड़ा है। वे सब चौकन्ने हो जाते हैं। फिर फ्रांसिस को उनके जाने की आवाज आती है और वो गन लेकर भागते हुए बाहर आता है। ला फाउंटेन के आदमी उसे घेर लेते हैं। फ्रांसिस कहता है कि मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और टेप तुम्हें ये बूढ़ा दे देगा। ला फाउंटेन कहती है कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी गलत धंधों में ही बिता दी और तुम मुझसे सौदेबाजी करते हो। मैं अभी यहाँ के सबसे बड़े गुंडे रॉय की खोपड़ी उड़ाकर आई हूँ। टेलर कहता है मैडम आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इसकी गन की सारी गोलियां निकाल ली थी। ये सुनकर फ्रांसिस अपनी गन चेक करने लगता है और ला फाउंटेन के आदमी उसे गोली मार देते हैं। फिर ला फाउंटेन टेप देती है और नोटों का बैग छोड़कर वहां से जाने लगती है और जाते जाते वो कहती है एक टेलर जो सिर्फ सुनता है कभी बोलता नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। फिर एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो टेप भी नकली थी और उसे हमारे प्यारे मास्टर जी ने ही पोस्ट किया था क्योंकि उनको उस रिकॉर्डर के बारे में पता चल गया था। फिर वो उस रिकॉर्डर में आज रात की सारी घटना जो उसमें रिकॉर्ड हो गई थी मेबल को दे देते हैं और कहते हैं कि ये टेप तुम सीबीआई को दे देना और मुझे इस टेप के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अब जहाँ भी रहो मजे से रहना। फिर मेबल वहाँ से चली जाती है और हमारे प्यारे मास्टर जी अपना सूट बूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। फिर वे उस जगह पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रांसिस उठ खड़ा होता है और अपनी गन से मास्टर जी पर हमला कर देता है। एक गोली मास्टर जी के हाथ पर लगती है। फिर वो चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर जी बताते हैं कि मैं टेलर बनने से पहले तुम जैसा गुंडा था, मुझे मेरी गन सबसे प्यारी थी और चाकू भी, लेकिन मुझे कभी किसी को मारना होता तो मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर फ्रांसिस उसके ऊपर हमला करने लगता है और मास्टर जी अपनी कैंची से फ्रांसिस का काम तमाम कर देते हैं। फिर मास्टर जी तैयार होते हैं और अपनी कैंची लेकर एक नई जगह पर जिंदगी शुरू करने चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज इंसान का दिमाग है। अब मास्टर जी को ही देख लो, इन्होंने पूरी फिल्म में हथियार उठाए बिना एक पूरी गैंग का सफाया कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये मूवी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइब के बटन पर अपना प्यार दिखा सकते हैं। मैं मिलूंगा एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।